कैटलिस्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम मोशन, लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसा हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मोशन को बताया गया है। मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ये जैसे गाड़ी चल रही है कार रोड के ऊपर और डिस्टेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें एक साइड में डिस्टेंस है, एक साइड में टाइम है। टाइम के साथ एक स्ट्रेट लाइन है जो ग्राफ में बन रही है। ये यूनिफॉर्म मोशन को प्रदर्शित करता है। जिस तरह से ये कार है, इसमें ये जो स्पीड है वो कंटिन्यू वही चल रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे सिंपल भाषा में हम कहें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उदाहरण इसका देखें तो एक कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंटली, यदि एक ही स्पीड से गाड़ी चले तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। ट्रेन मूविंग एट फिक्स स्पीड, उसको भी हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एक निश्चित समय में निश्चित गति से जो है वो वाहन चलता रहे तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें जो दूसरा फॉर्म है, तो ये इस तरह से हम देखें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेरिएबल वेलोसिटी। इस केस में क्या हो रहा है कि एक नीचे टाइम है जो एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वेरिएबल है। तो जब इस तरह का ग्राफ बनेगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये जैसे इसके पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट आ गई, गाड़ी रुक गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि इसकी स्पीड और टाइम के साथ हमेशा एक जैसा नहीं रह रहा है, ये अंतर आ रहा है इसमें। और इसको हम आगे बढ़ें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो निश्चित समय है उस समय के अंदर अलग अलग दूरी स्पीड से ट्रेवल करेगा। जैसे बस ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई है तो उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या फिर फॉलिंग स्टोन, जो अगर स्टोन गिर रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो इस तरह से आएगी, तो कर्व्ड लाइन आती है, तो इसको अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कई बार ये इस तरह के प्रश्न जो है वो फिजिक्स की बेसिक मोशन के क्वेश्चन है, तो कभी ये भी अगर पूछ ले तो अपने को क्लियरिटी रहे। अगली बात आती है स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं? स्पीड कहते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, कितने दूरी को कितने समय में ट्रेवल किया है, दोनों को अगर आपस में भाग लगा दें तो इसको जो है स्पीड कहते हैं। मीटर पर सेकंड इसकी जो है वो यूनिट होती है एसआई यूनिट्स में, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ लिखा है जैसे नो डायरेक्शन, इसका मतलब दिशा नहीं है, कौन सी दिशा में ट्रेवल कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, तब स्पीड है। तो यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर 20 सेकंड में भाग रहा है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, 100/20। अगली टर्म हम बात करते हैं तो ये है वेलोसिटी, वेग जिसको हिंदी में कहते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में यही फ़र्क है, चीज़ वही है, दूरी और समय, कितने समय में कितनी दूरी तय करी, पर अंतर ही आ जाता है कि इसमें दिशा फिक्स हो जाएगी, कौन सी दिशा में ट्रेवल कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तब वेलोसिटी बनेगी। तो यहाँ पे दो चीज़ आएगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उदाहरण के लिए हम देखें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में या 5 मीटर प्रति सेकेंड उत्तर दिशा में, ये वेलोसिटी है। तो हम जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो दिशा साथ में आएगी, और इफ़ डायरेक्शन चेंजेस, यदि दिशा बदलती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। भले ही स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज करते ही अगर कोई उत्तर की जगह दक्षिण में जाना लगी तो वेलोसिटी बदलेगी। इसके बाद एक टर्म आती है एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक इकाई समय में किसी भी वस्तु का जो वेग में परिवर्तन होता है उसको जो है एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इसमें ये मान लें कि u अगर कोई आरंभिक वेलोसिटी है, शुरू में u वेलोसिटी से कोई चीज़ चल रही है, बाद में उसकी फाइनल जो वेलोसिटी वो v है, और ये दूरी t है, जिस समय t है, इसकी जो यूनिट होगी, क्योंकि वेग में समय का भाग लगेगा तो इसका यूनिट जो बनेगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। और ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा यदि स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा यदि कम हो रही है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। और जीरो एक्सीलरेशन हो जाएगा यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, v और u दोनों बराबर हैं, तो
तो क्योंकि v माइनस यू बटा टी ये इसका फॉर्मूला बनेगा, तो v और u दोनों बराबर है तो फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि v और u दोनों एक ही होंगे तो माइनस करके 0 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। ये कई बार कंफ्यूज होता है कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है। तो 3 गति के नियम है जो दिए गए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है। आपके कोई डिटेल फिजिक्स जनरल साइंस में नहीं होती, इसलिए सिर्फ ये फॉर्मूले लिख दिए गए हैं कि v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एग्जाम्पल ये मैथमेटिकल वैल्यूज लिख करके इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन के बारे में जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि न्यूटन को जब पहली बार ये ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन और इस तरह की चीज़ें जो आई थी 17वीं शताब्दी में, 1600 समथिंग में न्यूटन जो है वो इंग्लैंड में रहते थे। और एक बार जब इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में प्लेग फैला तो वो अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के और अपने घर रहने लगे आकर के। और घर पे जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब गिरा था। उस सेब को गिरते हुए जब देखा तब उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया या और कहीं क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। तो वहाँ से उसके दिमाग में आई थी और वो उन्होंने जो नियम बनाए थे वो नियम जो है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें 3 नियम थे न्यूटन के, 3 नियम हैं। जैसे फर्स्ट लॉ, ये सिर्फ आपको बेसिक्स इसकी चाहिए क्योंकि आप कोई फिजिक्स की पढ़ाई नहीं कर रहे, आप जो है वो जनरल नॉलेज के लिए जो बेसिक नियम है वो आपको पता रहे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। या तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि लॉ है क्या, और या फिर जो एवरीडे लाइफ में हमारे पास जो चीज़ें होती है वो किस नियम से प्रभावित हो रही है, वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात इन्होंने कही है बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एक्सटर्नल फोर्स। कि एक बॉडी जो चल रही है वो चलती रहेगी या रुकी भी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर अतिरिक्त फोर्स कोई नहीं लग जाए। इसका एक उदाहरण तो ये भी है कि हम जैसे पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूरज के चारों ओर भी घूम रही है, क्योंकि वहाँ कोई और बल है ही नहीं, इसलिए ये हजारों सालों से घूम रही है, लाखों सालों से घूम रही है और घूमती रहेगी जब तक कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एवरी डे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिए, हम जैसे बस में बैठे होते हैं, बस में आप चल रहे बैठे हो, गाड़ी चल रही है बस 60-70 जिसकी स्पीड से, आपको कुछ महसूस नहीं होता, आप बस के साथ साथ आपकी भी स्पीड वही है। लेकिन ऑल ऑफ सडन बस के ब्रेक लगता है तो व्यक्ति आगे की तरफ झुकता है, एकदम से ऐसा लगता है सिर फूट जाएगा। आगे क्यों झुकता है? क्योंकि गाड़ी पे तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन जो आदमी अंदर बैठा था उसकी स्पीड वही है। उसकी स्पीड यदि 60 किलोमीटर पर मीटर घंटा थी तो वो की वो स्पीड है, तो वो स्पीड उसकी तो रह गई और नीचे वाली गाड़ी की स्पीड बंद हो गई, 0 हो गई एक तरह से, या कम हो गई। तो वो कम हो गई, ये ज़्यादा है इसलिए वो आगे की तरफ झुकेगा, हमें कभी भी पीछे की तरफ नहीं झुकेगा। तो ये पैसेंजर मूव फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप सडनली, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है। सेकंड लॉ इन्होंने ये कहा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कोई भी जो बल होता है वो उसका जो द्रव्यमान है वस्तु का, उसको जब त्वरण से गुणा करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो F इज इक्वल टू ma। ये एक इसका बेसिक फॉर्मूला है, जो इसीलिए जो हम इसको फुटबॉल की जो पड़ी हुई फुटबॉल है उसको यदि किक करते हैं तो वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका मास तो कांस्टेंट रह गया और एक्सीलरेशन आपको क्रिएट करना है, इसलिए आपके पैर से जब चोट लगाते हैं उसको तो उसमें आपको जोर लगता है। तीसरी चीज़ है थर्ड लॉ, जो तीसरी लॉ इन्होंने कही वो कहा था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, अपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन उतना ही होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये तीसरा नियम था न्यूटन का, जिसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया गन रिकॉइल। जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है, लेकिन आदमी जो गोली चलाता है उसके कंधे पे एक झटका लगता है। वो झटका उसको इसलिए लगता है क्योंकि उस एक्शन का रिएक्शन है ये, इसलिए यहाँ पे इसके साथ में ये चीज़ हुई तो होती है। इसी तरह हम जैसे वॉकिंग करते हैं या दौड़ते हैं तो अपने को ये लगता है कि हम आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि होता ये है कि अपन पृथ्वी को या जहाँ हम जिस धरातल पे खड़े हैं वहाँ हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। हम पीछे फोर्स लगाते हैं तो पर नीचे जो ज़मीन है वो अपने को आगे की तरफ धक्का देती है, उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, इस कारण से हम चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं। तो ये एवरीडे लाइफ के आपके जो एग्जांपल हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के जो है उसके हिसाब से आ गए।
तो 3 नियम है, ये आपको मोटे मोटे रूप में ध्यान में चाहिए, ताकि कभी भी कोई इस तरह के नियम के बारे में पूछ ले कि कितने नियम थे तो ध्यान रहेगा, और नियम के संबंध में कुछ लिख दिया तो ध्यान में रहेगा कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसलिए इसको बेसिक्स आपकी क्लियर है। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें यह है कि संसार में हमेशा जो भी 2 वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो ये होता है F1 या F2, जिसको कहा है G(m1 × m2/r²। G इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी एक निश्चित वैल्यू है। m1 m2 क्या है, जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इसके चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। पृथ्वी का जो मास है वो मान लिया m1 है, चंद्रमा का m2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी इसमें बताई जैसे r है। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो इतना लगेगा, F1 = F2, दोनों के बीच में आपस में लगेगा, और कितना लगेगा, G(m1 × m2/r²। इस बल से ये जो है दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये यहाँ पर सिंपल वे में इसको बताया कि एक m1 है, एक m2 है, जैसा ऊपर पृथ्वी और चंद्रमा का उदाहरण लिया था, इस तरह से यहाँ पे 2 वस्तुओं का उदाहरण लेकर के इसको एक्सप्लेन किया गया। ये वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया गया कि ये सेब था, ये ऐसे गिरा और उसने उसको सोचा, उसके बाद से ये जो है वो ये इसके चित्र बनाए गए। एवरी ऑब्जेक्ट, ये न्यूटन ने कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इसका यूज क्या हुआ कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन। तो जो भी चीज़ हम छोड़ते हैं हाथ से नीचे गिरती है, तो वो भी इसीलिए गिरती है। और इसी तरह जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो इसी आकर्षण होने वाले बल के कारण घूम रहे हैं, अदरवाइज नहीं घूमते, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहते हैं और ये इस बल से उसको आकर्षित करता है। तो वो अपना जो रूट लिया उसने, उसको रूट को चेंज कर दिया। इसको आप ऐसे समझें कि जो संसार में जब फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का, तो क्योंकि वहाँ पे कुछ और रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है अंतरिक्ष में, सारी वस्तुएं जो है वो एक निश्चित चाल से चलने लगी। पर वहाँ पे सन भी है, सूरज भी है, प्लैनेट्स भी हैं। सूरज की क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, जो इसमें m1 m2 अपन बात कर रहे थे वो बहुत अधिक है। तो सूरज इनको अपनी ओर खींच रहा है, और ये अपने सीधी लाइन में एक स्पीड से चल रहे थे। सीधी लाइन को इसलिए मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि वो अपनी तरफ खींचता है, तो ये गोल गोल घूमने लगे, और उस गोल गोल स्पीड से घूमते हुए ये प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड। इसी तरह मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ कर रहा है। अब हम बात करते हैं आगे मास और वेट की। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी कांस्टेंट एवरीवेयर। जो मास है वो हमेशा निश्चित है। मास को जब हम ग्रेविटी से गुणा करते हैं, जो जी से, तो उसका वजन आ जाता है W = mg। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विथ प्लेस, यूनिट इसकी न्यूटन होती है। अब यदि हम चंद्रमा की बात करें कि जब पृथ्वी से व्यक्ति चंद्रमा पे चला जाए तो उस व्यक्ति का वजन कितना रहेगा, यहाँ यदि 60 किलो है तो चंद्रमा पे उसका वजन सिर्फ 10 किलो होगा। क्यों 10 किलो होगा? क्योंकि उसका ये m तो निश्चित है, वो तो उतना ही रहेगा मास तो, लेकिन ये जो g है जो पृथ्वी पे 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, ये एक्सीलरेशन ही होता है, इसको त्वरण ही बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण है। और वहाँ पे इस g की वैल्यू जो है वो 1/6 है। वो 1/6 क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का खुद का जो मास है वो कम है। वो एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करके इसको प्रूव किया हुआ है और किया भी जा सकता है। तो ये जो है चंद्रमा पे व्यक्ति की जो है वो वेट जो होता है वो 1/6 हो जाता है। तो ये इसके बाद हम बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। ये बेसिक कुछ कंसेप्चुअल जो है वो चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अपने पढ़ाई करने के लिए उसमें इसमें सरल रहे, इजी रहे। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो होता है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर, थ्रस्ट की जो यूनिट है वो न्यूटन है और प्रेशर की यूनिट जो होती है वो पास्कल है। ये कई बार
कई छोटे कुछ एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये यूनिट पूछी जा सकती है कि दाब की जो है या प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो वो पास्कल होती है। अब प्रेशर का कैसे काम होता है या कहाँ काम आता है, इसको यदि हम देखें तो पहली चीज़ इसमें हम देखेंगे, शार्प नाइफ कट्स इजीली। जो तीखा चाकू होता है वो किसी भी फल को या फ्रूट को किसी को काटने में बहुत इजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स अधिक कब होगा? क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यदि एरिया कम होगा तो ऊपर फोर्स बढ़ जाएगा, बल तो आप उतना ही लगाओगे। अब आप चाकू तीखा है तो अपने को कम जोर लगाना पड़ेगा। चाकू यदि बहुत मोटा है, उसकी धार बहुत मोटी है, तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? कि क्योंकि जो अगर वो नीचे मोटा है या मोटा है तो फिर उसका एरिया ज़्यादा हो गया, तो उसी बल पे, बल तो आपको उतना ही है लेकिन आपको एरिया ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हुआ है तो प्रेशर कम हो गया, तो दबाव कम पड़ेगा, तो आपको अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा। और ये तीखा होगा तो आराम से चल पाएगा। इसी तरह कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड। जो ऊँट है वो रेगिस्तान में मिट्टी पे बहुत आराम से चल सकता है, लेकिन आदमी नहीं चल सकता। जबकि अपने से कितना बड़ा तो ऊँट है खुद, उसका वजन भी कितना ज़्यादा है, जबकि आदमी का वजन उतना है ही नहीं। इसका रीज़न ये है कि ऊँट के जो पैर हैं वो बहुत चौड़े होते हैं नीचे से, तो उसका जो ऊपर खुद का वेट है, उसका खुद के वेट में उस एरिया का भाग लगेगा। जो चार बड़े बड़े पैर हैं और उसकी जो चौड़ाई है और जो क्या कहना चाहिए उसकी त्रिज्या है या उसका व्यास है, वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे पाई आर स्क्वायर से उसका एरिया निकल जाएगा चारों पैरों का, और वो एरिया का भाग उसके वजन में देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, इसलिए उसको वजन महसूस नहीं होता, वो आराम से रेत पे चलता है। और आदमी का क्योंकि दो पैर है और उसकी जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा नहीं है, तो वो जब डिवाइड करते हैं तो वो वेट इतना आ जाता है कि वो मिट्टी के अंदर पैर जो है वो धंसता है। तो ये आपके एवरीडे लाइफ में ये क्वेश्चन कभी भी अगर आए कि ऊँट जो है वो रेगिस्तान में क्यों आराम से चल सकता है, तो उसका रीज़न है कि प्रेशर कम हो जाता है वहाँ पे, और प्रेशर इसलिए कम होता है। ये यदि समझा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज के चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट था वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इसको सिंपल सी ये प्रिंसिपल, ये नियम है जो बायंसी बोलते हैं इसको। तो कोई भी पदार्थ जिसको हम पानी में यदि डालते हैं तो वो डूबता क्यों नहीं और तैरता क्यों है या डूबता क्यों है, तो नियम ये आर्किमिडीज ने ये नियम निकाला है और ये बताया था प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करके कि कोई भी वस्तु जब पानी में डाली जाती है तो वो उसके नीचे से, पानी के नीचे से एक दबाव, नीचे से एक प्रेशर या नीचे से एक बल वापस लगता है ऊपर की दिशा में। वो इसलिए लगता है कि नियम ये है कि जो भी बॉडी पानी में जाएगी या जो भी चीज़ पानी में जाएगी, वो जितना पानी हटाती है अपने अंदर जाने से, उस हटाए गए पानी के वेट के बराबर नीचे से वजन जो है वो नीचे से दबाव वापस मिलता है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, जो चौड़ा हो, बड़ा हो, तो नेचुरली वो उसके दबाव ज़्यादा आएगा क्योंकि वो ज़्यादा पानी हटाएगा। और अगर वो छोटा है तो वो आराम से, वो कम हटाएगा इसलिए वो डूब जाएगा। आप यदि हथौड़ी डालोगे पानी के अंदर तो डूबेगी, और यही आप लकड़ी का एक डब्बा डाल दो बड़ा सा तो वो नहीं डूबेगा। क्योंकि इसलिए नहीं डूबेगा, या लोहे का डब्बा बड़ा होगा तो भी नहीं डूबेगा, क्योंकि वो जो क्षेत्रफल, नीचे जो वॉल्यूम है उसका एरिया जो ज़्यादा है, तो नीचे ज़्यादा वॉल्यूम से पानी को वो हटाएगा। इसीलिए जहाज वगैरह जो है वो समुद्र पे और पानी में तैर सकते हैं, चल सकते हैं। ये जैसे बताया गया, ये जैसे 5 किलो की वेट है, इसको पानी में डाला तो नीचे से 2 किलो का रिवर्स फर्ज बल लगा, तो आपको महसूस इसका जो है वो 3 किलो ही हो रहा है, जबकि इसका वेट 5 किलो है, तो 2 किलो कम नहीं हुआ है, लेकिन ये नीचे से जो लग रहा है बल, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये निकाला कि भाई इसका आर्किमिडीज का जो नियम है वो क्या है। ये इसका एग्जाम्पल है कि जहाज, जो बड़े बड़े जहाज है वो पानी में क्यों तैरते रहते हैं, क्योंकि उसका जो नीचे का क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वो उसके जब पानी में जाता है तो वो नीचे से इतना बायंड फोर्स निकलता है, नीचे से बल मिलता है, तो वो वापस ऊपर तैरता रहता है, डूबता नहीं है। तो ये हाउ डज ए बोट फ्लोट, ये इसमें बताया बायंड फोर्स है, ये वेट है। अगर वेट ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, और बायंड फोर्स ज़्यादा होगा तो ऊपर रहेगा। इधर जैसे ये पत्थर बताया, पत्थर को डाला, पत्थर में बायंड फोर्स कम है, ये थोड़ा है, ये ज़्यादा है, तो ये डूब जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो when a body is immersed in liquid, it experiences an upward force equal to weight of the displaced liquid. एग्जाम्पल इसके शिप
फ्लोट्स, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अपन बर्फ़ डालते हैं पानी में तो बर्फ़ तैरता है। वी फील लाइटर इन स्विमिंग पूल, हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। वो जब तैरने के लिए जाते हैं, उसमें नहाने के लिए जाते हैं, वो भी इसलिए करते हैं कि अपन अपनी बॉडी का जो वेट हटाता है, जो वेट है उसके कारण जो पानी हटता है उसका रिवर्स इफेक्ट जो बॉडी के ऊपर आता है। ये एवरीडे साइंस की एप्लीकेशंस है समरी में। इस न्यूटन्स लॉ कहाँ काम में आती है, एक्सेलरेशन कहाँ काम में आता है, ग्रेविटी कहाँ काम में आ रही है, आपके प्रेशर कहाँ आ रही है, आर्किमिडीज़ का ये जो है वो नियम कहाँ काम में आता है। तो ये आपके बेसिक चीज़ें थी जो साइंस के संबंध में इन चैप्टर्स के बारे में आज आपको बताई गई। और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी। जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कंसेप्ट वाइज आपको क्लैरिटी रहेगी। और आप जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, आइदर इन डिटेल में लिखने की बात आती है, और चाहे भले वो MCQs अगर कोई होता है तो उसमें आपको साइंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में इसमें सुविधा मिलेगी। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने हमारे इसको चैनल को आप लगातार देखें। हम लगभग हर दिन कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको, और उस चैनल पे जो वीडियो आता है उसको देखें। देख के उसको आपको पसंद आता है तो आप कृपया लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। उसको आप शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।